हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट से जुड़ा पहला टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंड। ठीक है, हाल ही में चर्चा में भी रहा था थर्मल पावर प्लांट, इसी से जुड़ा न्यूज है। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र है उस विद्युत आपूर्ति में इनका योगदान, भारत में अगर बात करें विद्युत आपूर्ति में इनका योगदान करीब करीब 77% है। मतलब हम लोग जो मैक्सिमम विद्युत का खपत करते हैं, विद्युत यूज करते हैं, वो विद्युत कहाँ से आ रहा है? कोयला आधारित जो थर्मल पावर प्लांट है वहां से आ रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग इनसे जो उत्सर्जित हो रहा पोल्यूटेंट उनके उसके लिए एक मानक निर्धारित करें जिससे कि पोल्यूटेंट्स कम से कम हो, पोल्यूशन कम से कम हो। ठीक है, और देखते हैं कि इससे पोल्यूटेंट्स होता क्या क्या है। जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं इनसे, उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें हम लोग तो पारा है 80%, सल्फर डाइऑक्साइड बात करें तो 60%, जो उत्सर्जन है कुल उत्सर्जन का बात करें वहां से बात कर रहे हैं। साथ ही साथ 45% के करीब करीब यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड में भी ये योगदान देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी इनका योगदान रहता है। तो इससे संबंधित क्या है, ये पोल्यूटेंट है तो ये इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है, प्लांट हेल्थ के लिए सही नहीं है, एनिमल हेल्थ के लिए सही नहीं है। बात करें सल्फर ऑक्साइड से तो बहुत सारी लंग्स डिजीज होते हैं, इससे लंग्स डिजीज होता है। एसिड रेन, इसमें भी इनका योगदान है। तो इन मानकों को निर्धारित करने के लिए जो उत्सर्जन मानक है उसको निर्धारित करने के लिए जिससे कि उत्सर्जन कम से कम हो या फ्लू गैस से जो उत्सर्जन हो रहा उनको नियंत्रित करने के लिए दो 2015 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नियम जारी किया। क्या नियम था? नियम था पर्यावरण संशोधन संरक्षण नियम 2015। इसमें ताप विद्युत संयंत्र द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है उसके लिए एक मानक अधिसूचित किए गए थे। ठीक है, मानक अधिसूचित किए गए थे। जिसमें एक तय सीमा के अंदर जो भी पोल्यूटेंट्स का उत्सर्जन हो रहा उसको लाना था। सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या फिर पारा हो, इनको एक तय सीमा में लाना था। साथ ही साथ जल खपत पर भी ध्यान देना था। इन बातों का जिक्र था। इसके लिए बात कही गई थी कि मतलब जो समय निर्धारित किया गया था ये मानक को हासिल करने के लिए वो था 2017 तक चरणबद्ध तरीके से हर एक थर्मल पावर प्लांट को इन मानकों को हासिल करना था। लेकिन हुआ क्या, जो थर्मल पावर प्लांट है उनके समक्ष कई चुनौतियां थी, अभी भी है। तो इन चुनौतियों के कारण ये मानक हासिल नहीं किया जा सका थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। हम लोग को विद्युत आपूर्ति भी चाहिए, उन आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार ने फिर क्या किया, इस तय समय सीमा को, जो समय सीमा 2017 था उसको बढ़ा करके दिसंबर 2022 कर दिया गया। ठीक है, इस समय सीमा को बढ़ा करके दिसंबर 2022 कर दिया गया था। लेकिन एनसीआर क्षेत्र में इस समय सीमा को दिसंबर 2019 तक ही रखा गया। ठीक है, दिसंबर 2019 तक ही रखा गया था एनसीआर क्षेत्र में। अब क्या हुआ, अब देखा जा रहा है कि अभी भी 300 यूनिटें ऐसे
थर्मल पावर प्लांट के 300 यूनिट ऐसे हैं जो 2022 तक भी इस समय सीमा के अंदर तक भी जो मानक अधिसूचित किए गए हैं उनको हासिल ये नहीं कर सकते हैं। तो विद्युत मंत्रालय ने अनुशंसा की है इसके लिए, विद्युत मंत्रालय ने अनुशंसा की कि इस समय सीमा को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। मतलब ये जो 2022 तक समय सीमा निर्धारित है इसको 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए, मतलब दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ाया जाए। क्यों ऐसा होगा? कुछ ना कुछ तो चुनौतियां रही होगी इनके समय, अभी तक हासिल नहीं हुआ। उन चुनौतियों के बारे में भी देखेंगे। इन सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। अगर वर्तमान स्थिति का बात करें तो जितने थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें से मात्र 1% ने फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया है या इस प्रोसेस को ये शुरू किए, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, सल्फर डाइऑक्साइड को नियंत्रित किया जा सके। थर्मल पावर प्लांट में जितने हैं उनमें से मात्र 1% ने, 27% ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया है, पहल किया है। अभी तक शुरुआती पहल हुआ है, जिसमें से कुछ ने मात्र अभी बोली ही लगाई है इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए। और जो बचे हैं 72%, इन्होंने कोई पहल तक नहीं किया, अभी तक किसी भी तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया। तो वर्तमान स्थिति ये है। तो इन स्थितियों को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने अनुशंसा की और 2 वर्ष, मतलब जो पहले तय सीमा है दिसंबर 2022, उसको 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाए। ठीक है। जब थर्मल पावर प्लांट अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चुनौतियां रहती है। तो पहला जो चुनौती होगा जो है वो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट हैं इनके लिए ये इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास, अभी इनके पास इस तरह का अनुभव नहीं है, इसलिए भी ये इनिशिएटिव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज है अतिरिक्त एक आंकड़ा ये है कि 2030 तक अगर इन लक्ष्यों को पाना है तो थर्मल पावर प्लांट को करीब 4 लाख करोड़ खर्च होगा। दूसरी चुनौती ये है। अगर तीसरी चुनौती का बात करें तो यहां पर यह है तीसरी चुनौती, फ्लू गैस टेक्निक जो हम बात कर रहे थे अभी, फ्लू गैस टेक्निक, इसके लिए चूना पत्थर और जल खपत की आवश्यकता है और दोनों ही चीजों की अनुपलब्धता है। किसके समक्ष? तो थर्मल पावर प्लांट के समक्ष। तो ये भी एक चुनौती बना हुआ उनके लिए। ठीक है। फोर्थ देखें तो कोविड भी ले सकते हैं। इन चुनौतियों के कारण अभी तक थर्मल पावर प्लांट सक्षम नहीं हो पाए हैं कि जो विशिष्ट मानक निर्धारित किए गए थे इनके लिए उसको ये हासिल कर सके। तो रीजन यही रहा है कि अभी ये पीछे हैं अपने मानकों को हासिल करने में। अब अगर हम लोग को लिखना हो, इसको एक्सप्लेन करना हो तो कुछ चुनौती है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ और भी नया लिख सकते हैं इसमें। चलते हैं आज का दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा एनवायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो तमिलनाडु राज्य सरकार से जुड़ा हुआ, मतलब तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है। टॉपिक है संरक्षित कृषि क्षेत्र। फरवरी 2020 में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट अधिनियम 2020 को अधिनियमित किया।
ठीक है, क्या है ये? संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिनियम 2020, ये तमिलनाडु राज्य का, ठीक है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कृषि क्षेत्र विकास। तो संधारणीय कृषि विकास के साथ साथ संधारणीय कृषि विकास के साथ साथ जो कृषि क्षेत्र है उनका विकास करने के साथ साथ इन क्षेत्रों में गैर कृषि कार्य मतलब इस तरह के गैर कृषि कार्य जो गैर कृषि विकास में या कृषि क्षेत्र का हनन करे, उन क्षेत्रों का विकास में बाधा पहुंचाए, ऐसे इस तरह के गैर कृषि कार्य को रोकना है। मतलब इनको क्या कर दिया गया, जो कृषि क्षेत्र विकास के लिए अधिसूचित किए गए हैं वहां पर किसी भी तरह के गैर कृषि कार्य को प्रोहिबिटेड कर दिया गया, ठीक है। और ये गैर कृषि कार्य इस तरह के हैं जो कृषि विकास में बाधा पहुंचाए। इसके कारण क्या हुआ? पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन से जुड़े जो भी परियोजना तमिलनाडु राज्य में कावेरी डेल्टा क्षेत्र में जो चल रहा था, या जिन क्षेत्रों को यहाँ पर अधिसूचित किया गया, जिन क्षेत्रों को विकास के लिए रखा गया, वहां पर पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन जैसे परियोजनाओं को निलंबित कर दिया गया। इन कार्यों पर अब रोक लगा दी गई है, ठीक है। इस अधिनियम की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन का विकास करना। ठीक है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन का विकास करना है। और ये क्षेत्र मुख्यतः कहां के हैं? कावेरी डेल्टाई क्षेत्र है। कावेरी डेल्टाई क्षेत्र है, इनका विकास करना है। तिरुवरूर है, तंजावुर है, इन क्षेत्रों को प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन घोषित किया गया। दूसरा है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन में जो भी एरिया आ गए, जिन क्षेत्रों को इसमें अधिसूचित किया गया है, वहां पर गैर कृषि कार्यों को रोकना, या फिर हम लोग नवीन गैर कृषि कार्य परियोजनाओं को जारी नहीं करना है। नवीन कोई भी नया गैर कृषि कार्य, कोई भी नया परियोजना, जैसे कि अगर इन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन की उपलब्धता है, तेल की उपलब्धता है, तेल और प्राकृतिक गैस की, तो इनसे जुड़े जो भी परियोजनाएं हैं इनको यहाँ पर जारी नहीं करना, इन परियोजनाओं को यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। तीसरा है इसमें प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट अथॉरिटी, संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिकरण की स्थापना करना। ठीक है, तीसरा क्या है? संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिकरण की स्थापना करना है। इस अधिनियम में ये 3 बातों के जिक्र हुआ है, ठीक है। इस अधिकरण के अध्यक्ष होंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। फिर से एक बार देखते हैं, फरवरी 2020 में तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट नाम से एक अधिनियम आया, जिनको अधिसूचित कर दिया गया है, ठीक है।
इस अधिनियम के तहत कृषि क्षेत्र का संधारणीय विकास करना है, वहां पर किसी काम को रोकना है, इस तरह के कार्य जो कृषि क्षेत्र के विकास में रोक हो, बाधा पहुंचाए। ठीक है, तो इस अधिनियम में की 3 विशेषताएं हैं। ये तीनों विशेषताएं क्या है? पहला है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन का विकास करना है, जो कि मुख्यतः कावेरी डेल्टाई क्षेत्र में है, जिसमें एग्जाम्पल है कुछ हम लोग देख सकते हैं, तंजावुर है, तिरुवरूर है, तंजावुर है। साथ ही साथ प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन में नवीन गैर कृषि परियोजनाओं को जारी नहीं करना है। कोल बेड मिथेन हुआ, प्राकृतिक गैस से जुड़े परियोजनाएं हुआ, इस तरह से जुड़े कोई भी परियोजना को यहाँ पर जारी नहीं करना। इन परियोजनाओं से क्या होता है? कृषि क्षेत्र का हनन होता है, कृषि भूमि वहां पर लग जाती है परियोजनाओं के लिए। साथ ही साथ उनसे जो पोल्यूशन हो रहा है वो कृषि के विकास में बाधा पहुंचाती है। ठीक, तीसरा है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करना, जिसके अध्यक्ष होंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ये किस तरह के कार्य करेंगे? इन क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए काम करेंगे, इनके लिए अधिसूचना जारी करेंगे। ये है इनका मुख्यतः काम। इस अधिनियम से भी संबंधित कुछ चिंताएं हैं, वो देखते हैं क्या है। हम लोग क्या देखें? दूसरी विशेषता में नवीन प्रौद्योगिकी परियोजनाएं। यह नवीन परियोजनाएं नहीं जारी करना। कहां पर? प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन में। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन में नवीन परियोजनाओं को जारी नहीं करना, क्योंकि पहले से ही जो हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण परियोजना चल रही है, पहले से ही जो हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण परियोजनाएं चल रही है, उनपे किसी तरह का रोक नहीं है। मतलब पहले से जो काम हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो कृषि क्षेत्र इनसे जुड़ गया है, जिन कृषि क्षेत्रों को इससे प्रभाव पड़ रहा है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन में ही, इसको ये रोकती नहीं है। यह अधिनियम इसको रोकने का काम नहीं करता है, बल्कि ये जारी रहेगा। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये तो पहले से हो ही रहा काम, नया नहीं खुलेगा, लेकिन पुराना जो है वो तो चल ही रहा है। दूसरा चीज है इसमें पाइपलाइन से संबंधित, सड़क के लिए या अन्य विकास के नाम पर परियोजनाओं को यहाँ पर जारी किया जा सकता है, जिनके लिए किसी क्षेत्र को लिया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो क्या देखें? पाइपलाइन सड़क के लिए किसी क्षेत्र को लिया जा सकता है, मतलब ये काम वहां पर हो सकता है, इसके लिए किसी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण जारी है, पाइपलाइन सड़क। साथ ही साथ एक चिंता का विषय ये भी है कि कावेरी डेल्टाई क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन है वहां पर, तो अगर इन हाइड्रोकार्बन अन्वेषण पे अगर रोक हो गया तो क्या होगा? देश में तेल का जो उत्पादन है, प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो चिंता का विषय क्या है? देखें हम लोग इसमें हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण जो परियोजनाएं पहले से चल रही है, वो तो कृषि क्षेत्र में कृषि विकास क्षेत्र है उनको प्रभावित करेगी। पाइपलाइन, सड़क, जब इस तरह की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए किसी क्षेत्र का अधिग्रहण किया ही जा सकेगा। और जो अन्वेषण है, अगर रिसर्च वहां पर रुक जाता है, किसी इस तरह की परियोजनाएं नहीं जारी होगी, जैसे कि प्राकृतिक गैस के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए, कोल बेड मिथेन गैस के लिए, अगर इस तरह की परियोजना नहीं होगी तो देश में तेल और प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन हो रहा है उस पर ये प्रभाव करेगी। ये चिंता का विषय था। अब इसका पृष्ठभूमि के बारे में एक बार देखते हैं कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में जो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन बनाया गया है उसका रीजन क्या है। इन क्षेत्रों में करीब एक दशक से किसानों का विद्रोह हो रहा था। एक दशक से किसान क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। ठीक है,
क्यों विद्रोह कर रहे थे? इन क्षेत्रों में जो परियोजना है या नवीन जो परियोजना जारी की जाएगी, इसके लिए कृषि क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा रहा था। इसके लिए कृषि क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा रहा था। जो परियोजनाएं हैं उनसे जो पोल्यूशन हो रहा है वो कृषि विकास को बाधित कर रहा था, कृषि उपज में बाधा पहुंचा रही थी। इसके लिए किसान विद्रोह कर रहे थे। और क्या था इसमें, ये जो कावेरी डेल्टाई क्षेत्र है, कावेरी डेल्टाई क्षेत्र है, उसे तमिलनाडु राज्य का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य का चावल का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 40% चावल का उत्पादन, तमिलनाडु राज्य का 40% चावल का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों से होता है। तो इस तरह से देखें तो ये क्षेत्र जो है कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है नगर वन योजना। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का चयन किया। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना के लिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का चयन किया। ठीक है, तो समझते हैं कि पहले नगर वन योजना क्या है। ये तो समझ में आ गया कि न्यूज में क्यों रहा है। तो योजना क्या है? नगर निगम। सबसे पहले समझते हैं कि जो शहर के आसपास का खाली जगह, शहर के आसपास में जो भी खाली जगह है वहां पर वन का विकास करना, वृक्षारोपण करना, चाहे वो सड़क के किनारे हो या कहीं और भी खाली स्थान है वहां पर वृक्षों को लगाना। ठीक है, ये इस योजना का मुख्य काम है। लागू कैसे किया जाएगा इसे? नगर निगम या नगर निकाय जो है गैर सरकारी संगठन, स्थानीय लोग के साथ साझेदारी करते हुए, ठीक है, नगर निगम, नगर निकाय, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय लोग के साथ साझेदारी और सहायता के साथ साथ आगामी 5 वर्षों में 200 नगर वन की स्थापना करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है नगर वन योजना का? नगर निगम, नगर निकाय, गैर सरकारी संगठन या स्थानीय लोग के साथ साझेदारी और सहायता से आगामी 5 वर्षों में 200 नगर वन की स्थापना करना है। और चलिए ये तो है मुख्य विशेषता। और एक विशेषता है इसमें हम लोग देखें तो जब इस तरह का वन की स्थापना हो जाएगी, ठीक है, इसके प्रबंधन जो नगर, ये योजना किसके द्वारा है? केंद्र सरकार का है, लेकिन इसका देख रेख एक बार जब इसकी स्थापना हो जाएगी तो देख रेख किसके नियंत्रण में होगा? राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा। ठीक है, देख रेख के लिए इसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। नगर वन योजना समझ में आ जाना चाहिए। इसका लाभ क्या होगा? अगर ये पहल हो सका, 200 नगर वन की स्थापना हो सकी आगामी 5 वर्षों में, तो फिर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका लाभ क्या होगा?
पर्यावरणीय लाभ होगा, समझते हैं इसका। पहला अगर हम लोग बात करेंगे वन से है, मतलब पर्यावरणीय लाभ तो होगा ही होगा, ठीक है। पर्यावरणीय लाभ से भारत का जो लक्ष्य है कार्बन सिंक का, उसे भी हासिल किया जा सकेगा, ठीक। कार्बन सिंक का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकेगा, साथ ही साथ जो 33% का लक्ष्य तय है कुल भूमि क्षेत्र का, 33% वन का जो लक्ष्य है उसे भी हासिल किया जा सकेगा, ठीक है। तो पर्यावरणीय लाभ में देखें पोल्यूशन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का कमी होगा, तो तापमान में गिरावट होगी, इस तरह से इसका लाभ हो सकता है। पहला अगर हम लोग देखें। दूसरा लाभ का बात करें तो मनोवैज्ञानिक लाभ भी होगा। मनोवैज्ञानिक लाभ भी होगा। तीसरा वाणिज्यिक लाभ भी हो सकता है। या फिर इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि आर्थिक लाभ भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक लाभ कैसे होगा ये? हम लोग को पता है पर्यावरण पोल्यूशन हम लोग को मानसिक रूप से भी बीमार करता है। तो अगर पर्यावरण प्रदूषण पे कंट्रोल किया जा सके तो वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक लाभ होगा। इसकी सुंदरता भी मनोवैज्ञानिक लाभ पहुंचा सकती है। आर्थिक लाभ इसके वाणिज्यिक लाभ से प्राप्त किया जा सकता है। पेड़ पौधे से जो भी अन्य चीज प्राप्त होगा, लकड़ी हो चाहे कुछ फल हो, इनसे भी आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए भी कुछ चुनौतियां हैं। ये तो लाभ हम लोग देखें, पर्यावरणीय लाभ हो, मनोवैज्ञानिक लाभ हो, आर्थिक लाभ भी कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हो सकती हैं? अगर हम लोग चाह रहे हैं नगर वन योजना की स्थापना करना आगामी 5 वर्षों में 200, तो क्या ये महंगी नहीं है? मतलब आर्थिक रूप से महंगा ये होगा, ठीक है। आर्थिक रूप से महंगा होगा 200 नगर वन योजना का विकास करना। साथ ही साथ देखरेख के लिए भी, देखरेख में भी चुनौतियां भी है। दूसरा चुनौती अगर देखें हम लोग, संगठनात्मक चुनौती हो सकती है। संगठनात्मक चुनौती कैसे होगी? क्योंकि इस योजना में सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण होगा, या फिर जिन खाली जगह, मान लेते हैं कि ये कोई निवास स्थल है और यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी खाली जगह, यहाँ पे वन का विकास किए, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, इधर पेड़ पौधे लगाए, तो जो जिन पेड़ों को हम लगाएंगे उनकी जड़ें घरों तक पहुंच सकती है, तो घर को ये नुकसान पहुंचा सकता है। सड़क के किनारे है, सड़क के किनारे हम लोग को पता है शहर में पाइपलाइन बिछा होगा, अगर पाइपलाइन है तो पाइपलाइन को क्षति पहुंचा सकती है, सड़क को डैमेज पहुंचा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर संगठनात्मक चुनौती भी है। साथ ही साथ कुछ इस तरह की भी बातें हो रही है कि अगर पेड़ पौधे लगेंगे घर के आसपास हो तो आंधी बारिश के समय में पेड़ पौधे गिरने से, बिजली के तार के खंभे से टकराने से जान माल की भी हानि हो सकती है। इस तरह की बातें भी चर्चा में रही है। तो ये चुनौतियां रही है इसके समक्ष। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।